अब इस समूह ने देखा कि और भी गाँव के कुछ समूह हैं। यदि हम लोग सब लोग मिल जाएं तो हम एक बड़ी इकाई बन सकते हैं और हम बड़े खतरों का मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी काम था, जैसा आज भी होता है, विज्ञान या तकनीक या उद्योग किसी एक क्षेत्र में पहले शुरू होते हैं और ये अग्रणी रहते हैं। कई दफ़े वहाँ कौशल इतना ज़्यादा विकसित हो जाता है कि उनके द्वारा बनाया गया सामान एक पहले दूसरे किसी गांव में बना पाना लाभदायक नहीं होता है, ज़्यादा श्रम लगता है या ज़्यादा उसका मूल्य ज़्यादा हो जाता है। ये जो नई नई चीज़ें सुख सुविधा के जो साधन बनना शुरू हुए, तो इसमें जो दूसरे गांव थे जिनके सामान खरीदने की इन्हें आवश्यकता पड़ी, तो एक समस्या सामने आई कि ये फिर से अब धातु से ही इनसे लेन देन हुआ हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सांकेतिक मुद्रा है वो वहाँ मान्य नहीं है। वो 10 ग्राम को 1 किलो मानने को तैयार नहीं है। तो क्यों ना हम लोग और बड़ा समूह बना लें। तो प्रारंभिक जब ये राजनीतिक संगठन हो रहा था, उस समय ये गण बनते चले गए। कई कबीलों का समूह मिल करके उन्होंने एक बड़ा गण बनाया। तो आप देखेंगे कि ये भौगोलिक दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि इसका सबकी जो केंद्रीकृत जो कोई एक सभा का बनाना ज़रूरी हो जाएगा, जो सारी सभाओं के प्रतिनिधि के रूप में रहें, या जो भी लोग वहाँ पहुँचे और एक बड़ी एक महासभा बने और फिर वो तय करे और वो सारी सभाओं को, ग्राम सभाओं को, ग्राम के समूहों को, कबीलों को, सबको मान्य हो। भौगोलिक दूरी के कारण और नियंत्रण में जो ज़रूरी हो गया था कि दूसरे साधन भी आए, अब एक राज्य रूप ले रहा था जिसे हम स्टेट कहते हैं। ये स्टेट बनने की आवश्यकता महसूस हुई और इसमें लोगों की उस कल्पना शक्ति का उपयोग हुआ। जो तात्कालिक और भी जो परिस्थितियाँ थी उन्होंने प्रभाव डाला, लेकिन लगभग सारे सभ्य संसार में स्टेट की आवश्यकता को महसूस किया गया और ये स्टेट सीनेट समिति, जिसको हम भारत में समिति कहा जाता, समिति, सीनेट, मजलिस, ये सब लोगों ने मिल करके अब एक ऐसी नियमावली बनाई जो सभी को स्वीकार्य हो और एक राज्य के अंदर एक सी नियमावली हो, एक से दंड के नियम हो और एक से विनिमय की मुद्रा हो। ये सब लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। अब ये भौगोलिक रूप से इतने बड़े हो गए थे कि इसका जो केंद्र में जो राजनीतिक क्रियाएं होंगी, क्रियाकलाप होंगे, उसकी सभाओं में सभी के सदस्य होंगे। थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, ये 2014 में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसे बाद कालांतर में राजधानी कहा गया, कैपिटल कहा गया। यहाँ पे लोगों के गांव जो थे उनके प्रतिनिधि ही जा सकते थे। सारी भीड़, पूरा पॉपुलेशन या सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन ले, वो एक जगह पर जाकर के इकट्ठी नहीं होती सकती थी। तो इन्हें ग्राम सभा के प्रतिनिधियों ने ये कार्य अपने हाथ में लिया। ग्राम के सभी मान्य जो लोग, सभी लोगों से चर्चा करके, और जो उनके प्रतिनिधि होते थे वो राजधानी जाएंगे, नियमावली बनाएंगे, सिक्कों का चलन। और एक बात और, ये जो पब्लिक वर्क्स अपनी अपनी गाड़ी उठा के मुरम ला के, हार्ड सॉइल ला करके पटक दी, रोड बना दी, पत्थर इकट्ठे करके घाट बना दिया, ये कार्य भी केंद्रीकृत कर दिए जाए ताकि दूर दूर तक के गांव आपस में जोड़े जा सकें, व्यापार हो सके, लोगों का आना जाना हो सके, विवाह वगैरह के लिए ज़्यादा बड़ा समूह उपलब्ध हो गया, दूर के लोग एक दूसरे से विवाह कर सकते थे। तो ये राज्य की आवश्यकता जो थी, इसे अब और पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था। जो दूर दूर बसे हुए लोग थे, छोटे छोटे समूह थे,
जो अभी भी जंगलों पर ही आधारित थे, अभी भी शिकारी की अवस्था में थे, उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और मात्र 100, 150, 200 साल पहले तक तो यहाँ राजनीतिक सत्ता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हमारी जब चर्चा खत्म होगी तो हम फिर से उस विषय पर आएंगे, इसलिए हम उसको यहीं छोड़ देते हैं। अब ये राज्य की जो परिकल्पना थी और राज्य की जो सभा रहेगी, इसके जो आदेश हैं, इसका पालन करने के लिए सेना है, आंतरिक व्यवस्था के लिए पुलिस है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए व्यवस्था है, पब्लिक वर्क्स कराने के लिए कोई मजदूरी तय करना है, क्योंकि अब गांव के लोग नहीं, कहीं पे कई गांव के लोग आवश्यकता पड़ सकती है। खाली समय में उनको कुछ उनका श्रम का कुछ मूल्य दिया जाए और उनसे काम कराया जाए। ये सब जो निर्धारण है ये राजधानी में हो सकता था और ये सब लोगों की सहमति से ही होता था। राजनीतिक चिंतकों ने इस जब समाज की अवस्था थी इस पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। राजनीतिक चिंतक सीधे स्टेट की परिकल्पना करके और सब लोगों ने वहीं से अपने आगे चर्चाएं की हैं। लेकिन ये ज़रूरी है थोड़ा सा ध्यान देने की कि एक राज्य की जब परिकल्पना होगी और उसकी एक राजधानी होगी तो वहाँ प्रतिनिधि ही जा सकते हैं, सारे लोग नहीं जा सकते। जिन निर्णयों का प्रभाव ग्राम के अंदर तक सीमित है, जिन जो सिर्फ यहाँ इसी ही ग्रामों के लोगों को प्रभावित करते हैं, वे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहें। आवश्यकता के अनुसार कुछ कर भी वसूल कर सकते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे योगदान ले सकते हैं कोई ऐसे कार्य करने के लिए। यदि बाहर के लोगों को बुला करके काम करवाना है तो उनका भुगतान करने के लिए उसके लिए सब लोग कुछ कर के रूप में कुछ पैसा दें और वो कार्य पूरे कराए जाएं। लेकिन जो पूरे स्टेट को जो प्रभावित करते हैं जो काम, उनको करने के लिए कहीं पर भी एक केंद्रीकृत अधिकारी रखना ज़रूरी हो गया। और सभा के साथ साथ सभा के निर्णयों का पालन करवाने के लिए, सभा की चीज़ों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति जिसे मुखिया कहा जाए, एक मुखिया की आवश्यकता पड़ी। कालांतर में से राजा कहा गया, राजा, रैग, किंग, खलीफा, किसी न किसी एक व्यक्ति को प्रमुख रखना होगा जो प्रतीक बने कि सारी सभाओं के प्रतिनिधियों का भी ये नेतृत्व करेगा और सभा में जो तय होगा उसको ये लागू करेगा। इस आवश्यकता को किसी भी आदर्शवाद द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। दो बातें, एक तो राजा हो और राजा प्रतिनिधियों की का कहना माने, प्रतिनिधि अपनी सभा में जो कुछ भी तय करते हैं। ये काफ़ी समय तक चला और एक सीमित, नियंत्रित, इसके अधिकार सीमित हो और जिसका किसी दूसरे बड़े समूह का जिसके ऊपर नियंत्रण हो और ये समूह लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, ये ज़रूरी हो गया था। चाहे कोई भी इस चीज़ को नकारने की कोशिश करे तो ये गलत प्रयास होगा। ये मनुष्य ने पहले सहमति से किसी को राजा बनाया था। कालांतर में किंगशिप को लेकर के दूसरी एक थियरी आई कि कोई व्यक्ति यदि आपका राजा है तो वो ईश्वर की इच्छा से है या वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। अगर हम तर्क से देखें तो भी ये सच है कि यदि कोई व्यक्ति पर सबकी चॉइस आती है कि ये हमारा भला बुरा ये सोचे उसके बारे में और हमारे जो सभा के जो नियम है उनको लागू करे, तो ये एक व्यक्ति पर क्यों आती है। तब तक लोगों ने एक चीज़ महसूस की थी कि कोई और सत्ता है जो बिजली गिराती है या बाढ़ लाती है या बीमारियां फैलाती है या आग जला देती है। ये कोई शक्ति है। इसके बारे में लोगों की कल्पनाएं चलती रहीं। कभी सब लोगों ने मिल करके भी अपने जो अनुभव थे उनको टैली करने की कोशिश की और ईश्वर की सत्ता पर लोगों को विश्वास हो चला था।
पहले कबीलों ने अपने अपने देवता बनाए और उस पर विश्वास करते थे, और वो ये महसूस करते थे कि देवता हमारी मदद करता है। जो भी कारण रहा हो, कभी कभी तर्कसंगत लगता है, कभी कभी तर्कसंगत नहीं लगता है, बल्कि तर्कसंगत ईश्वर का अस्तित्व है या ईश्वर नहीं है, ये तर्कसंगत है। इस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई हैं, बड़े बड़े विचारकों ने इसको ये किया है। यहाँ तक कि आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, एक महान विचारक थे वोल्टेयर, फ्रांस के, जिन्होंने सारा जीवन ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, लेकिन अपने आखिरी समय पर उसने भी कहा कि यदि ईश्वर ना होता तो भी हमें ईश्वर को क्रिएट करना पड़ता, यानी ईश्वर है। तर्कवादियों ने जो भी कहा, या तो थोड़ा सा मैं अपने आप को सुधार लूँ और आपको भी सलाह दे दूँ कि ईश्वर है कि नहीं है, ये मानना ये पूर्णतः आपकी स्वतंत्रता है, और ये कभी कोई व्यक्ति आपके ऊपर थोप नहीं सकता। कभी झंझट से बचने के लिए, कभी डर के मारे, कभी किसी भी कारण से आप अपना उत्तर या अपने विश्वास कुछ और व्यक्त कर दें, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि ईश्वर को मानना या न मानना ये व्यक्ति की स्वतंत्र बुद्धि ही निर्णय लेती है, और इसको कोई बदल नहीं सकता। चलिए वापस आते हैं कि अब ये जो राजा था, ये ईश्वर की इच्छा से था या लोगों की इच्छा से उनके ऊपर राज्य करता था? इसको अनुत्तरित या इसको अनसॉल्व रहने दीजिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें देखें कि अब ये राजा जब बना तो क्या हुआ। एक मेरा पूरा विश्वास है, जब आप भी समय बीतेगा तो आप भी पूरा विश्वास आपको भी बैठ जाएगा कि कोई भी चीज़ जिसके एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस ज़रूर रहेंगे। हर वही चीज़ जिसे हम अपने सुख और सुविधाओं के लिए निर्मित करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, स्वीकार करते हैं या प्रयास करके उसको प्राप्त करते हैं, वही चीज़ें हमारे दुखों कारण भी बनती हैं। राज्य ने लोगों के अंदर कितनी बड़ी एक सुरक्षा प्रदान कर दी कि ये बड़ा राज्य है, इसकी एक स्टैंडिंग आर्मी है जो शस्त्र में कौशल प्राप्त करता चला जा रहा है, नए नए अस्त्र बन रहे हैं, शस्त्र बन रहे हैं, उसकी प्रशिक्षण हो रहा है, अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, और स्टैंडिंग आर्मी खड़ी हुई है हमारी सुरक्षा करने के लिए। ये दिया, एक सिक्का दिया, आवागमन के साधन बने, जीवन सरल होता चला गया। लेकिन इसी के साथ साथ ये देखा गया कि जब राजा के पास में शक्तियाँ आती हैं या राजा को जो सभाएं जो सलाह देती हैं या निर्णय लेकर के उनको लागू कराने के लिए अधिकृत करती हैं, इन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं थी या थी, इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए। राजा को विशेषाधिकार दिए गए, राजा के सेना का जो सेनापति हुआ करता था उसे विशेष अधिकार दिए गए, और समाज में जो दूसरे सेना से हट करके भी जो कार्य हो रहे थे इनमें कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए। ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो थी वो स्वयं के प्रयासों से आदमी ऊपर उठता था। पॉलिटिकल ऊंचा या छोटा या नीचे होना ये भी मनुष्य ने अपने प्रयासों से विकसित किया था। किसको लोगों ने चुना होगा कि जो हमारे नेतृत्व करे? निश्चित रूप से उस व्यक्ति को चुना होगा जो सबके हित की बात करता हो, जो न्यायवादी हो, और जो ये सेना खड़ी कर दी गई है शस्त्रों से लैस, इसका भी मुकाबला कर सकता हो। तो ये एक जो नया वर्ग है जिसे भारत में क्षत्रिय कहा गया, ये वर्ग बना, इसे विशेषाधिकार दिए गए, और ये हर समय तत्पर था कि बाहरी संकट का सामना करेंगे। आंतरिक संकट यदि आंतरिक कोई उपद्रव होते हैं
कुछ लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, समाज के नियमों को नहीं मानते हैं, तो उनको दंडित करेंगे। कारागार बनाए गए, निष्कासन की व्यवस्था की गई, यहाँ तक कि मृत्युदंड की भी व्यवस्था की गई यदि कोई जघन्य अपराध करता था। तो राज्य के आने से जो नई चीज़ें आई कि नियमावली भी और ज़्यादा बड़ी बनी। आर्थिक गतिविधियों के कारण, विज्ञान की प्रगति के कारण लोगों का आपस में इंटरेक्शन बढ़ता चला जा रहा था। आप देखेंगे लीगल सिस्टम इट ऑलवेज फॉलोज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द पीपल। जितना लोगों का आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा नियमावली बनानी पड़ेंगी। जब बड़े होते गए, नए नए काम शुरू हो रहे थे, नई नई विचारधाराएँ आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो इसके लिए नियमावली बनाना ज़रूरी होता जा रहा था। कई दफ़े ऐसी नियमावली जैसे कि ट्रैफिक रूल्स, कोई रिमोट विलेज में ट्रैफिक रूल्स का कोई महत्व नहीं क्योंकि वहाँ ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक के रूल्स हैं क्योंकि कुछ जगह पर उसकी आवश्यकता है। तो ये जो नियमावली थी वो क्लिष्ट होती चली गई और हर नियमों के पालन कराने के लिए ये देखा गया कि जब वो नियम को कोई तोड़ते हैं तो उनको दंडित करना किसी भी प्रकार से ये भी आवश्यक हो गया था। नहीं तो अगर नियमों को एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, लॉ कैन नॉट बी एनफोर्स, रूल्स कैन नॉट बी एनफोर्स, देन देयर नो मोर लॉज, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, निरर्थक है। इससे राज सत्ता का महत्व बढ़ने लगा और इसी के साथ साथ राजा के विशेष अधिकार भी बढ़ने लगे। कभी कभी राजा निरंकुश होने लगे। ये जो योद्धा वर्ग था ये भी निरंकुश होने लगा क्योंकि इसके पास शारीरिक शक्ति थी, अब तो हथियारों की भी शक्ति उसके पास में थी। तो ये कभी कभी ये नियम से हटने लगे। तब इन्हें बार बार याद दिलाया गया कि नहीं, नियम समाज के आपके ऊपर भी लागू है, आपके लिए भी एक नियमावली है और इससे के अंतर्गत रह के ही आप अपना कार्य संपादित करेंगे। इसको यदि आप छोड़ते हैं तो आपको भी दंडित किया जाएगा। याद दिला दूं, भारत में जब राज्याभिषेक हुआ करता था राजा का, तो एक दंड हुआ करता था जिसे राजपुरोहित उसका तिलक करने के बाद उसके पीठ पर उस दंड को धीरे से स्पर्श कराता था और याद दिलाता था कि ये दंड तुम्हारे ऊपर भी चल सकता है, तुम्हें धर्म का पालन करना है, नियम के हिसाब से, नियम के अनुसार इस राज्य को चलाना है, और यदि तुम इससे हटोगे तो ये तुम दंडित किए जाओगे। तो इस प्रकार राजा की सीमित किंगशिप थी, लिमिटेड किंगशिप, अनलिमिटेड नहीं थी, अनकंट्रोल्ड नहीं थी, अनफेटर्ड नहीं थी। और इसको राजाओं ने भी स्वीकार किया। लेकिन अब कुछ और बातें सामने आई, इसके विशेषाधिकार बढ़ना क्यों शुरू हुए। ये एक राज्य था, जिस प्रकार मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से खतरा रहता है उसके, ये मनुष्य, मैंने शुरू में कहा था कि मनुष्य अपनी पार्श्विकता को भूलता नहीं है। माइट इज राइट। उनके बीच में मनुष्य ने नियम बनाए, ग्राम से ग्राम के इंटरेक्शन के विषय में नियम बनाए, राज्य बनाया, राज्य के नियम बनाए। लेकिन ये जो राजा था इसके मन में यह आया कि जैसे दूसरे राज्यों को क्यों ना आक्रमण करके उनका धन छुड़ा लिया जाए, या जो मुझे कर मिलता है ये ज़्यादा बड़े क्षेत्र का यदि मिलेगा तो मेरा जीवन स्तर ज़्यादा सुधरेगा। कभी कभी उसके अंदर ये भी भावना होती थी कि यदि ये यूनिट और बड़ी हो जाए और आय के साधन बढ़ जाए तो लोगों का जीवन स्तर और तेज़ी से सुधारा जा सकता है और बड़े इकाई के लोग आपस में आर्थिक क्रियाकलाप में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। ये भी भावना रही होगी। लेकिन ये साम्राज्यवाद का उदय हुआ और एक स्टेट दूसरे जो कमज़ोर स्टेट होते थे उनको हरा करके उनकी ज़मीन ले लिया करता था। ये साम्राज्यवाद से परोक्ष रूप से दूसरे नागरिकों को फायदा होने लगा। यदि राज्य बड़ा है और राजा के पास में ज़्यादा पैसा है तो जो उसका पहले का जो राज्य है उस पैसे को वहाँ ला करके वो उपयोग कर सकता था। इसके अलावा यदि यहाँ के राजा का
दूसरी जगह राज्य हो गया है, यहाँ के व्यापारियों को एक विशेष दर्जा वहाँ मिल जाता था कि उधर से आया हुआ व्यक्ति है, उसे उसका लाभ मिलने लगा। इस राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर के, जो पराजित राज्य हैं, वहाँ पर जाकर के उच्चतर स्थान ले सकते थे। यहाँ तक कि यदि यहाँ के किसान या यहाँ के जो ज़मींदार थे, उनको वहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन अगर मिल रही है तो उसको ले जा कर के ले लेते थे, वो बांट देता था राजा। तो ये देखा गया कि साम्राज्यवाद में कहीं ना कहीं जनता का भी फायदा था। ये प्राचीन काल की बात नहीं है। 19वीं शताब्दी के जो युद्ध हुए उसमें यूरोपीय देशों के कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा इसलिए लिया क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि इंपीरियलिज्म ये हमारे फायदे का है, कभी कभी आर्थिक फायदे का और कभी कभी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, डोमिनियरिंग इंस्टिंक्ट कि हम डोमिनेट करेंगे अपने आसपास के राज्यों में, ये भावना भी आई थी। इसका फायदा सम्राटों ने भरपूर उठाया और इस पूरी प्रक्रिया में जो सामान्य नागरिक थे उनके अधिकार कम होने लगे। इस प्रक्रिया में जब ये राजा के अंदर निरंकुशता आ रही थी, इसी के साथ साथ जैसे जो जब कोई बुराई आती है तो उसको हटाने का भी विचार शुरू होता है, तो राजा पर नियंत्रण रखने की बात आई। और ये हर समाज ने इस क्राइसिस का सामना अपने अपने तरीके से किया है। यूरोप के समाज ने अपने तरीके से, जहाँ इस्लाम आया, सबसे नया धर्म था, सबसे उदारवादी था, धर्म के भ्रष्टाचार को कम कर रहा था, लोगों ने उसे स्वीकार किया था। और इस्लाम जो था वो दोनों राज्य, धर्म, समाज, सारी चीज़ों के बारे में उसका एक पूरा एक कंपोजिट एक पैकेज उनका था। वहाँ उन्होंने इन समस्याओं का, साम्राज्यवाद का सामना या और जो दूसरी समस्याएं पैदा हो रही थी उनका अपने अपने तरीके से सामना किया। अधिकतर समाज जो ज़्यादा विकसित थे और जहाँ पर राजा के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो शक्तिशाली थे, उन लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई कि राजा जो कुछ भी करेगा वो लोगों से पूछ करके करेगा। इंग्लैंड का इतिहास देखिए, जो वहाँ का बैरोनेज का जो बैरोन्स होते थे, जिनके पास ज़मीनें होती थी, वो राजा पर नियंत्रण रखते थे। कालांतर में जब कुछ लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हुए या जिनके अंदर उदारवादी विचार थे, राजा ने कभी कभी उन्हें विश्वास में लिया जमींदारों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जमींदार कई दफ़े राजा से भी ज़्यादा निरंकुश होना चाहते थे। ऐसे एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस जिसको कहते हैं, ऐसे समाज का राजनीतिक विकास पूरी दुनिया में अपने अपने तरीके से होता रहा। हर जगह की जो लोकल जीनियस थी उसके हिसाब से इसके समाधान ढूंढे गए और वो किया गया। और बहुत लंबा अब ना खींचें, हम देखेंगे कि निरंकुश राजा थे, फिर उनको अंकुश में लाया गया। और एक घटना जो यूरोप में घटी, यूरोप के एक देश में घटी, उसने पूरे संसार को प्रभावित किया और जो मानव के इतिहास का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद उसके प्रभावों से संसार का कोई हिस्सा भी बिना प्रभावित हुए नहीं रहा, उसके प्रभाव सब पर पड़ा। अब आगे हम देखेंगे कि क्या है। इस घटना को कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे हम देखेंगे कि उसके क्या प्रभाव पड़े और राजनीति को इसने किस प्रकार प्रभावित किया, उस देश की, बाकी संसार की राजनीति को। और ये जो हम आज देख रहे हैं, सरकार का जो स्वरूप देख रहे हैं, ये बहुत हद तक उस क्रांति की देन है। फ्रांसीसियों ने पूरे संसार को ये भेंट दी है, जो उन्होंने हज़ारों लोगों की हत्या करके या खुद मर के जो चीज़ विकसित की थी, वो चीज़ लोगों को कई दफ़े बिना प्रयास के मिल गए हैं।
और ये बहुत बड़ी हमारे पूरे मानव समाज को यदि हम एक ज़्यादा व्यापक दृष्टिकोण रखें और सार्वभौम भावना से रहें तो हम ये मानेंगे कि वो रिवोल्यूशन हमारी थी, सारे मानव समाज की थी। और क्या परिवर्तन आए ये हम अगले सेशन में देखेंगे।